Good morning. So this is the second video on the chapter ecosystem. Here we will be discussing ecosystem and the functions an ecosystem has to perform. क्या क्या काम करने पड़ते हैं इकोसिस्टम में या क्या क्या काम होते हैं इकोसिस्टम में वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर मार्क्ड इन रेड, सो आप उनको नोट कर सकते हैं अगर आप चाहें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। सो जैसा हम जानते हैं इकोसिस्टम एक मिक्सचर है लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का जो एक दूसरे के साथ किसी भी गिवन एरिया में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो इकोसिस्टम में तीन मेजर काम होते हैं: एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग मतलब कि एटमॉस्फेयर या सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एब्जॉर्ब करते हैं और फिर जब उनकी डेथ होती है तो वही जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिलीज़ कर दिए जाते हैं बैक इनटू द सॉइल एंड एटमॉस्फेयर, ताकि नेक्स्ट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जनरेशन है वो इन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर सके। और थर्ड है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इज बेसिकली एडिशन ऑफ बायोमास, वेट का बढ़ना जो है किसी ऑर्गेनिज्म के वेट का बढ़ना, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। ओके, सो वी लुक एट ऑल दीज फंक्शंस वन बाय वन। So energy from the sun is trapped by green plants, और ये इस एनर्जी को यूज़ करते हैं अपनी बॉडी में वेट बढ़ाने का, अपना साइज बढ़ाने का, रिप्रोडक्शन करने का। लेकिन ये जो प्लांट्स हैं, जो ग्रीन प्लांट्स जो कि एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम सन लेते हैं, इनको कुछ एनिमल्स खा जाते हैं जिनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। ये हर्बीवोर्स क्यों खाते हैं प्लांट्स को? टू गेट एनर्जी एंड टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। नाउ हर्बीवोर्स अगेन आर नेचर की बात कर रहे हैं, हम नेचुरल सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो हर्बीवोर्स आर अगेन ईटन बाय ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं। और इस तरह से चेन एक चलती जाती है जो कि लास्ट कार जाके एनिमल पे स्टॉप होती है, विच इज कॉल्ड द टॉप कार्निवोर। कार्निवोर वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं फॉर गेटिंग एनर्जी। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स हैं जो प्लांट्स को खाते हैं टू गेट एनर्जी। ओमनीवोर्स वो एनिमल्स हैं जो दोनों चीज़ें खा लेते हैं। ह्यूमन बीइंग इज एन omnivore. You have many other organisms which are also omnivores. Okay, so ये जो ईटिंग वाला प्रोसेस है, एक ऑर्गेनिज्म प्लांट्स को खाता है फिर उसको दूसरा ऑर्गेनिज्म खा लेता है, इस तरह से जो चलता रहता है, इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। और सेकंड जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, उस ऑर्गेनिज्म का वेट साइज बढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो ये दो फंक्शंस एक साथ होंगे, एनर्जी ट्रांसफर एंड प्रोडक्टिविटी। अब ये जो एक चेन बनती है जिसमें पहले प्लांट्स एनर्जी सनलाइट से लेते हैं, फिर इन प्लांट्स से दूसरे एनिमल्स लेते हैं, फिर उन एनिमल्स को और एनिमल्स खाते हैं। इस तरह से ये जो एक चेन बनती है ईटिंग की एंड देन बीइंग ईटन बाय अदर एनिमल्स की, इनको हम डिफरेंट लेवल्स में अरेंज करते हैं, जिन लेवल्स को हम ट्रॉपिक लेवल्स कहते हैं। इन ट्रॉपिक लेवल्स में सबसे शुरुआत की जो सबसे नीचे वाला लेवल है दैट इज प्रोड्यूसर्स, जो कि डायरेक्ट सनलाइट से और रॉ मटेरियल, सिंपल रॉ मटेरियल से अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। उनके बाद है हर्बीवोर्स जो इन प्लांट्स को खाते हैं। फिर ओमनीवोर्स हैं जो प्लांट्स को भी खा लेते हैं और जो हर्बीवोर्स हैं उनको भी खा लेते हैं। और फिर लास्ट में कार्निवोर्स हैं जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, जो प्लांट्स को नहीं खाते। तो तीन बेसिक ट्रॉपिक लेवल्स हो गए: प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स। अब इनके सब टाइप्स आगे हो सकते हैं, लेकिन चार ये बेसिक ट्रॉपिक लेवल्स हैं। इनके अलावा डीकम्पोजर्स भी हैं, लेकिन डीकम्पोजर्स एक जगह फिट नहीं आते हैं, उनकी अलग सी चेन है, इसलिए उनका ट्रॉपिक लेवल अलग है। अब इन ट्रॉपिक लेवल्स का हम एग्जांपल लेते हैं। एक स्ट्रेट चेन, एक एनिमल दूसरे को खाता है, दूसरा तीसरे को खाता है। ठीक है, स्टार्टिंग विद प्रोड्यूसर्स, इनको खाने वाले हर्बीवोर्स, फिर आगे कंज्यूमर, फिर और कंज्यूमर, और फिर लास्ट में जो सबसे लास्ट में एनिमल खाता है उसको हम टॉप कार्निवोर कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन में ऑर्गेनिजम्स को अरेंज कर दें, दैट इज कॉल्ड अ फूड चेन सीक्वेंस में। ठीक है, एक और ऑर्गेनिज्म जो दूसरे को खा रहा है उसको लगा देंगे बीच में, फिर उससे नेक्स्ट लगा देंगे, तो दैट इज कॉल्ड अ
फूड चेन। अब यहाँ पे ग्रेजिंग फूड चेन है क्योंकि ये प्लांट से शुरू होती है जो भी फूड चेन, उसे हम ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल, यू हैव द प्लांट और द फ्लावर विच इज अ प्रोड्यूसर। इसको कैटरपिलर खाता है, छोटा सा कीड़ा खाता है, उस कीड़े को फ्रॉग खाता है, frog is eaten by the snake, and then the snake is eaten by an owl, which is the last organism in this food chain, and that's why it is called the top carnivore. Good morning. So this is the second video on the chapter ecosystem. Here we will be discussing ecosystem and the functions an ecosystem has to perform. क्या क्या काम करने पड़ते हैं इकोसिस्टम में, या क्या क्या काम होते हैं इकोसिस्टम में, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर मार्क्ड इन रेड, सो आप उनको नोट कर सकते हैं अगर आप चाहें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। तो अभी हमने दो टाइप की फूड चेन्स देखी जिसमें स्ट्रेट लाइन में काम चलता है, एक ऑर्गेनिज्म उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, इस तरह से। लेकिन नेचर में ऐसा नहीं होता है। नेचर में एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारी फूड चेन्स का पार्ट हो सकता है। तो इस तरह का जो सिस्टम बनता है, एक इकोसिस्टम में एक लिविंग इंटरैक्टिव सिस्टम बनता है जिसमें एक एनिमल या एक प्लांट दूसरे एनिमल पर डिपेंड रहता है, उसको हम फूड वेब कहते हैं। ये जो आपको सामने डायग्राम दिया हुआ है, इसमें इसमें आप अगर माउस का एग्जांपल लेंगे तो इट टेक्स इट्स एनर्जी फ्रॉम द ग्रीन प्लांट। ये ग्रीन प्लांट से उसके फ्रूट को या इसकी सीड्स को खा के एनर्जी लेता है। बट दिस माउस can now be eaten by a cat also, by an owl also, by a snake also. So at one time this mouse can be a member of 3 to 4 different food chains. This is now called a food web. अब ये सारे ऑर्गेनिजम्स क्यों एक दूसरे को खाते हैं ऐसे नेचर में? बेसिकली टू गेट एनर्जी, ओके। लेकिन एक ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है तो उस, जैसे मान लीजिए एक माउस ने एक सीड खाई, तो उस सीड में जितनी एनर्जी थी वो सारी की सारी एनर्जी माउस अपने अंदर यूज नहीं कर पाता। ठीक है, तो इसको जब स्टडी किया गया तो एक 10% लॉ निकाला गया। द एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉपिक लेवल इज 10% ऑफ द प्रीवियस लेवल। मतलब कि अगर एक माउस मान लीजिए 100 कैलोरीज एक सीड में से एनर्जी जब खाता है तो उसको 100 कैलोरीज मिलती हैं, तो उसमें से सिर्फ 10% विल बी अवेलेबल फॉर द माउस। ओके, सो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जब एनर्जी ट्रांसफर होती है तो सिर्फ 10% उस ऑर्गेनिज्म को अवेलेबल होती है। बाकी जो है वो कुछ प्लांट अपने लिए भी यूज कर लेता है, कुछ उस एनिमल ने भी यूज करना है। तो नेक्स्ट लेवल को ट्रांसफर करने के लिए सिर्फ, जैसे अगर उस माउस ने सीड से 100 कैलोरीज ली हैं, तो नेक्स्ट जब उस माउस को स्नेक खाएगा तो उसको सिर्फ 10 कैलोरीज मिलेगी। ठीक है, और स्नेक को जब आउल खाएगा तो उसको सिर्फ 1 कैलोरी ऑफ एनर्जी मिलेगी। सो हर लेवल पे 90% एनर्जी वहीं रह जाएगी, सिर्फ 10% एनर्जी आगे जाएगी। तो इसलिए जो ऑर्गेनिज्म हायर होते हैं ट्रॉपिक लेवल में या फूड चेन में, जो हायर लेवल पे होते हैं, उनको ज्यादा खाना पड़ता है, क्योंकि एक बार खाने से उसको सिर्फ पिछली लेवल की 10% मिल रही है। ठीक है, तो अगर प्लांट से 100% एनर्जी 100 कैलोरीज स्टार्ट हो रही है, तो बाय द टाइम इट रीचेज एन आउल इट विल बी अबाउट जस्ट 1% 1 कैलोरी अवेलेबल टू द
owl. Okay, so this is called the 10% law of energy transfer in ecology. All right, so this is just a demonstration, just a diagram of the food chain which we were talking about. Sunlight से कितनी ज़्यादा एनर्जी आती है देख लीजिए आप, एंड देन दिस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द प्राइमरी प्रोड्यूसर. सो 10% मिली तो उनको सिर्फ 10,000 जूल्स मिली. अब प्राइमरी प्रोड्यूसर जो प्लांट है, इसको जब एक छोटे इंसेक्ट ने खाया तो उसको 10,000 में से सिर्फ 1,000 जूल्स मिली, राइट. और इस छोटे से इंसेक्ट को जब माउस ने या किसी और जानवर ने खाया तो उसको 1,000 की बजाय 100 जूल्स मिली. और फिर जब टॉप कार्निवोर ने, ईगल ने जब उस माउस को खाया तो उसको सिर्फ 10 जूल्स मिली. ओके, सो ये दिस इज जस्ट अ डायग्राम टू एक्सप्लेन द 10% लॉ ऑफ इकोलॉजी. प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि एक ऑर्गेनिज्म वेट कितना गेन करता है, दैट इज द प्रोडक्टिविटी. सो प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ एनर्जी इनकॉर्पोरेटेड इनटू बायोमास. जितनी एनर्जी वो एनिमल ले रहा है उसमें से कितनी एनर्जी वो अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करके रख रहा है, अपना वेट बढ़ा रहा है, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम. ठीक है. प्लांट्स की जो प्रोडक्टिविटी होती है, क्योंकि प्लांट्स प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी को भी हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं. और उसके आगे जितने भी एनिमल्स हैं जो प्लांट्स पे डिपेंड हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उनकी प्रोडक्टिविटी को, उनके वेट गेन को सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है. ठीक है. अब जैसे हमने बात की थी प्रोडक्टिविटीज ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. नाउ प्राइमरी productivity is biomass produced by plants during photosynthesis. Okay, now the primary productivity can be further divided into gross primary productivity and net primary productivity. ठीक है. जितनी एनर्जी सनलाइट से वो, जितना ग्लूकोज सनलाइट से वो प्लांट बनाता है उसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं. लेकिन उसने खुद भी तो जिंदा रहना है. वो अपने जिंदा रहने के लिए जो एनर्जी यूज कर देता है ड्यू टू रेस्पिरेशन या ड्यू टू मूवमेंट या ग्रोथ, उसको हम आर से डेजिग्नेट करके, अगर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से जितना ग्लूकोज उसने सनलाइट से बनाया था उसमें से जितना उसने यूज कर लिया अपने आप जिंदा रहने के लिए, अगर वो माइनस कर दें तो हमें मिलती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. अब ये प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल के लिए, एनिमल के लिए अवेलेबल हो जाएगी जो इस प्लांट को खाएगा. ठीक है. सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो तो जो कंज्यूमर जब किसी प्लांट को खाते हैं या किसी और एनिमल को खाते हैं तो अपने अंदर कितनी एनर्जी वो स्टोर कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की तरह ही है ये, सिर्फ ये है कि ये एनिमल्स में बात कर रहे हैं हम, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो प्लांट्स में बात कर रहे हैं. तो अभी हमने दो टाइप की फूड चेन्स देखी जिसमें स्ट्रेट लाइन में काम चलता है, एक ऑर्गेनिज्म उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, इस तरह से. लेकिन नेचर में ऐसा नहीं होता है. नेचर में एक ही ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारी फूड चेन्स का पार्ट हो सकता है. तो इस तरह का जो सिस्टम बनता है, एक लिव इकोसिस्टम में एक लिविंग इंटरैक्टिव सिस्टम बनता है जिसमें एक एनिमल या एक प्लांट दूसरे एनिमल पर डिपेंड रहता है, उसको हम फूड वेब कहते हैं. ये जो आपको सामने डायग्राम दिया हुआ है इसमें इसमें आप अगर माउस का एग्जांपल लेंगे तो इट टेक्स इट्स एनर्जी फ्रॉम द ग्रीन प्लांट. ये ग्रीन प्लांट से उसके फ्रूट को या इसकी सीड्स को खा के एनर्जी लेता है. बट दिस माउस कैन नाउ बी ईटन बाय अ cat also, by an owl also, by a snake also. So at one time this mouse can be a member of 3 to 4 different food chains. This is now called a food web. ओके, जैसे मैंने आपको बताया था इस डायग्राम में जो एब्रीविएशंस यूज की हैं वो यहाँ पे क्लियर है. एल ए इज जो सनलाइट से एनर्जी आती है, दैट इज एल ए. आई इज जो एक
एक कंज्यूमर जो है उसको पिछले लेवल से जो एनर्जी मिल रही है दैट इज आई ए इनपुट एनर्जी, एन यू इज वो एनर्जी जो वो खुद के लिए यूज नहीं करता, स्टोर कर लेता है। Assimilated energy is used energy, P is production and R is respiration. Okay, ecological pyramids. Now you must have studied that these pyramids earlier also, but let's revise them once again. एल्टन एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने पिक्चर के फॉर्म में, पिरामिड के फॉर्म में इकोसिस्टम के हर एस्पेक्ट को, हर एक इकोसिस्टम की क्वालिटी को डिस्प्ले करने की कोशिश की थी इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड्स। इसीलिए हम इनको ट्रॉपिक पिरामिड या एल्टोनियन पिरामिड कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो शो करता है कि बायोमास या प्रोडक्टिविटी या एनर्जी हर लेवल पे एक गिवन इकोसिस्टम में किस तरह से आप ट्रांसफर कर रहे हैं या किस तरह से आप शो कर सकते हैं, जस्ट बाय सिंपल डायग्राम, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये इसकी खासियत है कि पिरामिड से ही आप काफी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं किसी भी इकोसिस्टम के बारे में। ओके, पिरामिड्स जो हैं दे आर बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स, पिरामिड ऑफ एनर्जी विच विल शो यू कि एनर्जी ट्रांसफर कैसे हो रहा है। बायोमास जो आपको ये बताएगा कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर और सारे कंज्यूमर्स को कवर करके आप कार्निवोर तक जाते हैं जब, तो बायोमास कैसे चेंज हो रहा है, किसका बायोमास ज्यादा है किसका कम है। नंबर इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि जैसे हमने बात की थी कि जो नॉर्मली कंज्यूमर्स होते हैं उनको ज्यादा खाना पड़ता है, तो उनका कितना नंबर अवेलेबल है एक इकोसिस्टम में, प्रोड्यूसर कितने हैं, उसके बाद हर्बीवोर कितने हैं, उसके बाद कार्निवोर कितने हैं, ठीक है, और कंज्यूमर कितने हैं, वो नंबर्स में आपको, पिरामिड ऑफ नंबर्स में आपको पता चले। Okay, the first pyramid is pyramid of energy that shows energy that or the transferred energy from one topic level to another topic level. Now you have to remember this very clearly. पिरामिड ऑफ एनर्जी की एक प्रॉपर्टी है जो आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा स्ट्रेट होता है। ठीक है, क्योंकि पिरामिड में हम जब भी पिरामिड बनाते हैं तो प्रोड्यूसर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर पिरामिड ऑफ एनर्जी में सबसे नीचे आएगा। ठीक है, तो वो आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा स्ट्रेट रहता है। आपको काफी बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यू कैन बी आस्क्ड व्हिच इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी व्हिच इज ऑलवेज स्ट्रेट। सो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज स्ट्रेट। बाकी पिरामिड्स उल्टे भी हो सकते हैं, कैसे उल्टे होते हैं वो हम एग्जांपल्स जब उनके बारे में पढ़ेंगे, सो वील टॉक अबाउट दैट। ओके, यू हैव टू रिमेंबर टू पॉइंट्स, यहाँ पे दो पॉइंट्स याद रखेंगे, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज स्ट्रेट एंड सेकेंडली पिरामिड ऑफ एनर्जी में एक लेवल से दूसरे लेवल तक एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है वो हम शो करते हैं। ओके, सो दिस इज पिरामिड ऑफ एनर्जी फॉर नॉर्मल इकोसिस्टम। सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स हैं जिनमें मैक्सिमम एनर्जी होती है। ठीक है, फिर ये एनर्जी ट्रांसफर होती है प्राइमरी कंज्यूमर्स को या हर्बीवोर्स को, थोड़ी बहुत एनर्जी लूज कर जाते हैं हम ट्रांसफर करते करते। ठीक है, फिर इनके बाद नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स और फिर आते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स या टॉप कार्निवोर। जैसा आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा एनर्जी जो है प्रोड्यूसर्स में है, इसलिए उनको हमने नीचे रखा हुआ है, बेस पे रखा हुआ है। सबसे कम एनर्जी जो मिलती है वो कार्निवोर को मिलती है। ओके, इसलिए उसको हमने सबसे टॉप पे रखा है। अब अगर हम नंबर का देखेंगे, सपोज कीजिए पिरामिड ऑफ नंबर बनाना हो, तो वो कैसे आएगा, वो उलट हो जाएगा क्योंकि कार्निवोर एक ही है, नंबर कम है उसका, और प्रोड्यूसर्स का नंबर बहुत ज्यादा है। चलिए, anyway we'll look at that when we come to it. Okay, so let's go to the next type of pyramid of biomass. It is a graphical representation of biomass, total amount of weight or mass in an ecosystem. Okay, pyramid of biomass may be straight or inverted. Okay, for example, in a pond ecosystem, पानी में या किसी तालाब में अगर आप देखते हैं तो फाइटोप्लैंक्टन जो है वो, जो ऊपर समुंदर के ऊपर या पानी के ऊपर जो तैरते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं, लेकिन उनका वजन बहुत कम होता है, उन्हें फ्लोट करना होता है पानी पे, इसलिए देयर वेट इज वेरी लेस। ओके, सो इसमें ये उलट होगा। ठीक है, बिकॉज द pyramid of biomass will have if it will have phytoplankton it will be inverted, if it will have normal plants then it will be straight.
Okay, so if you see on your left side the upright pyramid यानी straight pyramid जो है उसको अगर आप देखें तो ये है एक नॉर्मल लैंड पे एक इकोसिस्टम का पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रोड्यूसर्स का वजन बहुत ज़्यादा है 100 किलो उसने लगा दिया एक अंदाज़ा। हर्बीवोर्स जो हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े से उनका बल्की तो होते हैं, बॉडी तो बड़ी होती है उनकी, जैसे डियर है या काउज बफलोज हैं, बॉडी तो बड़ी है लेकिन ग्रास अगर आप देखें एक सिस्टम में उससे उनका वजन कम ही होगा। ठीक है, देन यू हैव अ प्राइमरी कार्निवोर जो इन हर्बीवोर्स को खाता है, उसका वेट और भी कम होता है। और लास्ट में टॉप कार्निवोर जो है वो सिंगल वेट पर यूनिट एरिया तो कम होगा ज़्यादा होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है टॉप कार्निवोर नॉर्मली एक एरिया में बहुत कम होते हैं। ठीक है, शेर एक ही होगा ना, तो इसलिए उसका वजन अगर आप टोटल उस इलाके में पाए जाने वाले प्लांट्स के साथ कंपेयर करेंगे तो वो काफ़ी कम होगा, इसलिए ये स्ट्रेट, हम इसको हमेशा स्ट्रेट रखेंगे। जब भी आप पिरामिड बनाते हैं ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हमेशा नीचे ही आएंगे। ठीक है, अब आप राइट साइड पे आ जाइए। एक्वाटिक इकोसिस्टम है, पानी वाला इकोसिस्टम है जिसमें आप देखिएगा प्रोड्यूसर्स का वेट बहुत कम है। फाइटोप्लैंक्टन है ना, इनका वेट काफी कम है, इसलिए ये नीचे की तरफ होगा पिरामिड, इसका पॉइंट नीचे की तरफ होगा। प्रोड्यूसर्स का वेट कम, हर्बीवोर्स फिशेस जो इन फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं उनका वेट थोड़ा और ज़्यादा, और लास्ट में जो कार्निवोर्स हैं मतलब कि जो शार्क्स वगैरह हैं उनका वेट सबसे ज़्यादा। Okay, ecological pyramids. Now you must have studied that these pyramids earlier also, but let's revise them once again. एल्टन एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने पिक्चर के फॉर्म में, पिरामिड के फॉर्म में इकोसिस्टम के हर एस्पेक्ट को, हर एक इकोसिस्टम की क्वालिटी को डिस्प्ले करने की कोशिश की थी इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड्स। इसलिए हम इनको ट्रॉपिक पिरामिड या एल्टोनियन पिरामिड कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो शो करता है कि बायोमास या प्रोडक्टिविटी या एनर्जी हर लेवल पे एक गिवन इकोसिस्टम में किस तरह से आप ट्रांसफर कर रहे हैं या किस तरह से आप शो कर सकते हैं, जस्ट बाय सिंपल डायग्राम, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये इसकी खासियत है कि पिरामिड से ही आप काफी कुछ अंदाजा लगा सकते हैं किसी भी इकोसिस्टम के बारे में। ओके, पिरामिड्स जो हैं दे आर बेसिकली ऑफ थ्री टाइप्स। पिरामिड ऑफ एनर्जी विच विल शो यू कि एनर्जी ट्रांसफर कैसे हो रहा है। बायोमास जो आपको ये बताएगा कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर और सारे कंज्यूमर्स को कवर करके आप कार्निवोर तक जाते हैं जब, तो बायोमास कैसे चेंज हो रहा है, किसका बायोमास ज्यादा है किसका कम है। Alright, as you see here, if you can look on the left of the screen, you have one single tree. उस single tree को खाने, उसके पत्तों को खाने वाले beetles हैं, और उन beetles को खाने वाले जो consumers हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। हर तरह का bird इनको खाता है। तो ये जो chain है इसमें हम inverted pyramid बनाएंगे। लेकिन जो right side पे आपका pyramid of numbers है, अगर उसको देखेंगे तो वो एक normal forest का है, उसमें trees बहुत ज़्यादा है, उनसे कम डियर्स हैं और डियर से कम लायन हैं जो शायद एक या दो ही होंगे। तो नेचुरली ये स्ट्रेट होगा। सो इन दिस वे, एक्सेप्ट फॉर द पिरामिड ऑफ एनर्जी को छोड़ दें तो बाकी जो पिरामिड्स हैं दे कैन बी स्ट्रेट और दे कैन बी इन्वर्टेड। सो यू विल नीड टू ड्रॉ द डायग्राम्स। ये पिरामिड के जितने भी इन्वर्टेड और स्ट्रेट वाले डायग्राम्स हैं बना लीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूर आपको पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं, दे आर इम्पॉर्टेंट। ओके, so with this we have completed the second portion of this chapter on ecosystem, that is functions of the ecosystem. Okay, so we continue with the last part of the chapter on ecosystem. Third video on ecosystem will have nutrient cycling and types of ecosystems, and we'll be completing this topic then. Okay, so thank you.